एडोल्फ हिटलर, एक नाम जो आज भी दुनिया भर में खौफ का दूसरा नाम है। एक ऐसा इंसान जिसके नाम से ही लोगों के चेहरे पे दार की लकीरें उभर आती हैं। हिटलर पर काफी इल्जाम लगते हैं, जैसे कि वो कम से कम 60 लाख लोगों के कत्लेआम का जिम्मेदार था। अगर वर्ल्ड वॉर 2 को भी ऐड करें, जिसमें करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे दोनों तरफ से, कहा जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हिटलर की वजह से ही हुआ, वरना शायद ये लड़ाई न होती। हिटलर ने जर्मनी पर रूल किया, लेकिन उसका जन्म 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया में हुआ था। 1913 में हिटलर जर्मनी आया। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना देश छोड़ दिया और जर्मनी का रुख किया। उस वक्त जर्मनी एक अलग ही दौर से गुजर रहा था। देश में हर तरफ बेचैनी थी और लोगों के दिलों में एक अजीब सी घबराहट थी। पहला विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। दुनिया एक बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रही थी और हिटलर भी इस संघर्ष का हिस्सा बनने वाला था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 to 1918, उसमें अलग अलग देश अलग अलग गुथबाना के लड़ रहे थे। पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मनी बुरी तरह से हार गया था। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, जर्मनी हार गया था। इस युद्ध ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा असर जर्मनी पर पड़ा। युद्ध के अंत में जर्मनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और उसकी सेना पूरी तरह से पराजित हो चुकी थी। हार की सजा जर्मनी को वर्साइल्स की शर्मनाक संधि के रूप में मिली। इस संधि ने जर्मनी को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से कमजोर कर दिया। वर्साइल्स की संधि के तहत जर्मनी को भारी युद्ध हर्जाना भरना पड़ा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। जर्मनी की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी। बेरोजगारी चरम पर थी, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थीं और लोग सड़कों पर आ गए थे। आर्थिक संकट ने जर्मनी के लोगों की जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया था। ऐसी स्थिति में नफरत और गुस्सा फैलना स्वाभाविक था। लोग सरकार से नाराज थे और उन्हें अपने भविष्य की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। इस निराशा और गुस्से ने जर्मनी में सामाजिक अशांति को जन्म दिया। हिटलर ने इस गुस्से को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। उसने लोगों के गुस्से और निराशा को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। हिटलर ने अपने भाषणों में लोगों को एक नया सपना दिखाया। उसने जर्मनी के लोगों को एक श्रेष्ठ नस्ल बताया। उसने कहा कि जर्मन लोग एक महान और शक्तिशाली नस्ल हैं, जिन्हें दुनिया पर राज करना चाहिए। इस विचारधारा ने लोगों के मन में गर्व और आत्मविश्वास भर दिया। इसी वक्त थी हिटलर, जो पहले वर्ल्ड वॉर में एक सैनिक के तौर पर लड़ चुका था। उसने अपनी एक पार्टी बनाई, नेशनल सोशलिस्टिश डॉयचे आर्बेटर पार्टी, यानी NSDAP, जो नाजी पार्टी के नाम से मशहूर हुई। इस पार्टी के जरिए हिटलर ने धीरे धीरे अपनी सोच को आगे बढ़ाया। नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी ये थी कि दुनिया में जर्मन लोग सबसे सुपीरियर हैं और उनका हक बनता है पूरी दुनिया पर राज करने का। इसी सोच के साथ हिटलर ने अपने सपने को आगे बढ़ाया कि जर्मनी से बाहर निकाल के दुनिया के अलग अलग देशों को फतेह करना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के बहुत सारे लोगों ने सोचा कि इस हार के लिए जर्मनी में रह रहे यहूदी जिम्मेदार हैं। यहूदियों का तब तक अपना कोई देश नहीं था और वो जर्मनी में बड़ी तादाद में बस रहे थे। जब हिटलर को ये पता चला तो उसने इसको भी एक मुद्दा बनाया और यहूदियों के खिलाफ लोगों के गुस्से का फायदा उठाया। नाजी पार्टी ने यहूदियों के खिलाफ एक जबरदस्त प्रचार युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने यहूदियों को राक्षस के रूप में चित्रित किया। उन्हें देशद्रोही, कमजोर और शत्रु बताया गया। 1933 में जब चुनाव हुआ तो हिटलर जर्मनी में जीत गया और चांसलर बन गया। लेकिन हिटलर ने तानाशाही को अपना लिया। उसने जर्मनी के सभी पार्लियामेंट्री पावर्स को निकाल दिया और सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। यह जर्मनी के लिए एक काले युग की शुरुआत थी। हिटलर ने प्रेस की आजादी छीन ली। जर्मनी अब एक तानाशाही में बदल चुका था। हिटलर के राज में यहूदियों पर अत्याचार चरम पर पहुंच गया, जिसका उद्देश्य उन्हें समाज से पूरी तरह मिटा देना था। यहूदियों को उनके घरों से जबरन निकाला गया और उन्हें अपने प्रियजनों और संपत्ति को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया। इन कैंप्स में पहुंचने के लिए उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में यात्रा करनी पड़ी। कैदियों को बाड़ों के पीछे रखा गया और उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित कर दिया गया। उन्हें भूखा रखा जाता था, जिससे वे कुपोषण और भूखमरी का शिकार हो गए। लाखों यहूदी इन कैंप्स में मारे गए और उनके शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाया गया। यह इतिहास के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक था। यहूदियों की प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास अपना कोई देश नहीं था। इसराइल उस व्यक्ति तक वजूद में नहीं आया था। हिटलर को लगता था कि पोलैंड भी पहले वर्ल्ड वॉर की हार के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उसने पोलैंड और उसके आसपास के देशों पर कब्जा करने का प्लान बनाया।
अपने आप को उसने जर्मनी का सुप्रीम लीडर तक डिक्लेयर कर दिया और अपनी तानाशाही को बढ़ाता चला गया। इसी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। जर्मनी की हालत खराब थी उस वक्त, लेकिन उसने इटली के मुसोलिनी और जापान के साथ मिलकर एक ग्रुप बना लिया। ये तीन देश, इटली, जापान और जर्मनी, एक ग्रुप में। दूसरी तरफ फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एक दूसरा ग्रुप बना लिया। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। पोलैंड के साथ ब्रिटेन ने एक समझौता किया था कि अगर उस पर कोई आंच आई तो वो मदद करेगा। तो जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, ब्रिटेन और फ्रांस को भी जंग में उतारना पड़ा। इस दौरान जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया, लेकिन लड़ाई छिद गई थी। 1939 से 1940 के बीच में ज्यादा लड़ाई नहीं हुई, लेकिन माहौल खराब रहा और हिटलर और भी मजबूत होता गया। वॉर के एक साल बाद 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला किया और इन दोनों देशों को भी कब्जे में ले लिया। इसके बाद उसने बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस पे भी हमला कर दिया, जिसे फ्रांस को सरेंडर करना पड़ा। फ्रांस को जीतने के बाद हिटलर का हौसला और बढ़ गया और उसने इंग्लैंड पर चढ़ाई करने का सोचा। उसकी जर्मन एयरफोर्स ने इंग्लैंड पर काफी बॉम्बिंग्स की, लेकिन इंग्लैंड ने डटकर इसका मुकाबला किया। इसी वजह से इंग्लैंड को जीतने का हिटलर का सपना अधूरा रह गया। यह हिटलर के लिए पहली बार एक छोटी सी हार थी। हिटलर ने एक के बाद एक गलतियां की। इसके बाद हिटलर ने सोवियत रशिया की तरफ कदम बढ़ाया। उसको कम्युनिज्म से नफरत थी, क्योंकि वो नाजी सोच का था, जहां उसका मानना था कि पूरी दुनिया पर सिर्फ जर्मन लोगों का राज हो सकता है। पहले इंग्लैंड फिर रशिया में हार, इन दोनों चीजों ने हिटलर की इमेज को कमजोर बनाया और दूसरे देशों को एक होप दी कि हिटलर को हरा सकते हैं। 1944 में रशिया और उनके साथी जैसे अमेरिका और ब्रिटेन ने इटली पर चढ़ाई की और इटली को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इटली हिटलर का इंपॉर्टेंट साथी था। उसके हार से हिटलर को बहुत बड़ा झटका लगा। इसके बाद सोवियत आर्मी का हौसला बढ़ गया और वो जर्मनी की तरफ बढ़ने लगी। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया अगस्त 1945 में, जिसे जापान को मजबूर होकर सरेंडर करना पड़ा। हिटलर के ये दो सबसे बड़े दोस्त इटली और जापान अब हार चुके थे। अब सिर्फ हिटलर बचा था, लेकिन उसकी सेना भी कमजोर होती जा रही थी। सोवियत और उसके साथी देश जर्मनी की तरफ बढ़ते चले गए और बर्लिन तक पहुंच गए, जहां हिटलर था। हिटलर को अब समझ आ गया था कि उसकी हार निश्चित है। उसने पहले ही एक बंकर बनवा रखा था, जो जमीन के 50 फीट नीचे था। वही उसने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ छुपना शुरू कर दिया। उसका आखिरी भरोसा था कि उसकी सेना किसी तरह बर्लिन को बचा ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बर्लिन के करीब सोवियत आर्मी पहुंच गई थी और हिटलर को पता था कि उसका अंजाम क्या होगा। अप्रैल 29, 1945 को हिटलर ने अपनी पुरानी सहेली एवा ब्राउन को शादी के लिए प्रपोज किया। एवा के लिए यह शॉकिंग था, लेकिन उसने हाँ कर दी। शादी करने के लिए एक फादर को बुलाया गया, जो सर्टिफिकेट लाना भूल गया था। बॉम्बिंग के बीच उस फादर को सर्टिफिकेट लेने दोबारा भेजा गया। रिस्क के बावजूद हिटलर ने इस शादी को पूरा करवाया। शादी के बाद एक छोटी सी पार्टी हुई उस बंकर के अंदर। उसके बाद हिटलर ने अपने ट्रस्टेड गार्ड को बुलाया और कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शव को जला देना और जलाने के बाद दफना देना। यह बात अजीब थी, क्योंकि हिटलर एक क्रिश्चियन था और क्रिश्चियंस जनरली शव को जलाते नहीं हैं। लेकिन हिटलर ने यह डिमांड रखी, शायद इस डर से कि अगर उसका शव मिल गया तो उसके साथ बाटर बर्ताव होगा। अपने एक और कमांडेंट को बुलाता और उससे पूछता है कि यह बताओ कि सायानाइड मौत के लिए कितना कारगर है। वन डॉग हिटलर को प्यारी थी। पहले उसके ऊपर सायानाइड का टेस्ट करवटा है। सेकंड भर के अंदर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उस डॉग को उठाकर उसी कंपाउंड में जो बंकर का था वहां पर ले जाकर दफना दिया जाता है। सब कुछ होने के बाद हिटलर अपने कमरे में जाता है। एवा साथ में थी। बाहर में उसका एक खास गार्ड था, जिसने बाद में किताब BHI लिखी थी। आखिरी पलों हिटलर की वो दरवाजे के बाहर था। थोड़ी देर के बाद एक फायर की आवाज आती है कमरे से और हिटलर ये बोल कर गया था कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था। आवाज सुनकर कुछ और लोग वहां पर जाते हैं तो थोड़ी देर तक वहां खामोश रहती है। फिर यह फैसला होता कि दरवाजा खोलकर देखा जाए। दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि हिटलर का SR टेबल पर पड़ा हुआ है। खून गिर रहा है बराबर में। सोफ PR इवापाड़ी हुई है। जिन्होंने देखा उस हिसाब से हिटलर ने अपने सिर में गोली मारी थी।
एवा के बदन पर गोली मारने के कोई निशान नहीं थे और कमरे से वन ही फायर की आवाज आई। एवा ने सायानाइड को खाया हुआ था। हिटलर ने अपनी ट्रस्टेड गार्ड को यह भी कहा था कि बुंकर के अंदर 200 लीटर पेट्रोल का इंतजाम कर लें ताकि उसका शव जलाया जा सके। फिर हिटलर की लाश को बाहर लाया गया और उसके बाद उसके कमरे में जो सामान था उससे जमा किया गया। पेट्रोल डालकर हिटलर की लाश को जलाया गया। जलाने के बाद उसको वही गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। साथ में ईवा को इसके कुछ दिन के बाद रूसी सेना की बंकर तक दाखिल हो जाती है और उसके बाद वह उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है। गार्ड से पूछताछ होती है। बंकर को खोदा जाता है, उसमें से कुछ राख और बाकी चीजें मिलती हैं। वन दांत मिलता है, उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद मॉस्को रूस ले जाते हैं। अब यहां से फिर दो कहानी सामने आती। एक यह थी कि किसी ने तो हिटलर को गोली मारते हुए खुद को नहीं देखा था और हिटलर को जलाने और दफनाने की कहानी के वही पात्र थे, वही किरदार थे जो हिटलर के सबसे भरोसेमंद लोग थे और उन्हें की कहानी के जरिए पता चला कि हिटलर की मौत हो गई है। और दूसरी यह खबर आई कि हिटलर मारा नहीं है, बर्लिन से निकल गया था और कहीं और चला गया। अलग अलग देशों की खबर आई। लास्ट में आया कि ब्राजील में उसकी मौत 90 साल की उम्र में हुई। लेकिन रूस ने इन चीजों को हमेशा खारिज किया। उसकी वजह यह थी कि जो दांत मिले थे उस गड्ढे से, जो हिटलर का डॉक्टर था उससे लंबी बातचीत हुई। यूएस के दांत बड़े खराब थे, उसको मसूड़ों की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसकी सांसों से हमेशा बदबू आती थी। तो जिस डॉक्टर ने हमेशा इनके दांतों को देखा था, प्रशासन ने उसको अपने कब्जे में लिया और उसके बाद फिर उस दांत के जरिए यह दावा किया कि दांत हिटलर के थे। रूसी दावा था कि 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन के बंकर में हिटलर की मौत हो गई थी, फिर कहीं नहीं गया। गार्ड को बाद में गिरफ्तार किया। वो 13 साल जेल में रहने के बाद जब वह बाहर आता है, बाहर आने के बाद फिर यूएसएन ने जो किताब लिखी 2013 में आई थी और 90 साल की उम्र में अब उसकी भी मौत हो चुकी है। ये इस तरह हिटलर का अंत एक तमाशा के असलियत के समर्थन में सबक बन गया। मुसोलिनी और हिटलर दोनों के सपने छोटे पड़ गए उनके जज्बात के सामने। दोनों का अंत एक ही तरह से हुआ, तनाशाही के खत्म होने का असर, जहां उनका नाम और उनके इल्जाम सिर्फ इतिहास के पन्ने में बाकी रह गए। हिटलर की मौत के साथ ही दूसरा वर्ल्ड युद्ध भी खत्म हो गया, लेकिन इस युद्ध ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। करोड़ों लोग मारे गए थे, गिव्स तबाह हो गए थे। यह युद्ध मानवता के लिए एक बड़ा सबक था, लेकिन क्या हमिंदे इस सबक से कुछ सीखा? दुनिया में आज भी नफरत, हिंसा और युद्ध जारी है।